रिस्पिरेशन में हमने एरोबिक रिस्पिरेशन को कवर किया, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, लिंक रिएक्शन पढ़ा, क्रेब्स साइकिल पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़े। लेकिन आज हमें पढ़ना है फर्मेंटेशन के बारे में। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में गिवन भी, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। देखो ध्यान से, तुमने ये 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज ले लिया, देख लीजिए C6H12O6, ये ग्लूकोज है। कितने कार्बन का है? तो हम लोग राइट साइड में एक ब्रैकेट बनाते हैं और उस ब्रैकेट में लिख देंगे 6 कार्बन। सभी को मालूम है कि जो आपका ग्लूकोज है वो 6 कार्बन का है, ठीक। अब हमें पढ़ना है कि अगर सेल में ऑक्सीजन नहीं है, सेल में ऑक्सीजन था तब तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता ही था, अगर मान ले सेल में ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा? तो पहला स्टेप को कोई मतलब ही नहीं, सेल में ऑक्सीजन हो या ना हो, फर्स्ट स्टेप को कोई भी मतलब नहीं है। स्टेप ए, सेल में ऑक्सीजन हो तब भी ये प्रोसेस होगा, सेल में ऑक्सीजन एब्सेंट है तब भी ये प्रोसेस होगा, जिसे आप कहेंगे ग्लाइकोलिसिस, जिसे आप कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अगर सेल में ऑक्सीजन है तब भी ग्लाइकोलिसिस चलना है, अगर सेल में ऑक्सीजन नहीं है तब भी ग्लाइकोलिसिस होगा। और ये बनेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, या पायरुवेट आप कहते हैं, पायरुविक एसिड कहिए, पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनेगा। कितने कार्बन का है? तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 3 कार्बन के, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब डिसाइड होगा कि सेल के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल रहता तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन को लीड करने के लिए जाता, लेकिन मान ले कि सेल के अंदर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, -O2। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। कहां जाएगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। हाँ, और हम लोगों के अंदर, हमारे मसल सेल, अब पढ़ते तो हमारे मसल सेल के अंदर में ऑक्सीजन की कमी है, तो हमारे अंदर में क्या होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जो माइक्रोब्स है ना, फंजाई है, बैक्टीरिया है, वो बोलेंगे हम लोग फर्मेंटेशन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? फर्मेंटेशन करेंगे। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा? माइक्रोब्स बोलेगा हम लोग फर्मेंटेशन करेंगे, हम हायर ऑर्गेन्स बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। बोले ठीक है, सेल में ऑक्सीजन तो है नहीं, मान लीजिए ये सेल था, ये पूरा रेड वाला जो है ये सेल है। सबसे पहले अपने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, ग्लूकोज टूटा किसमें? पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड के पास क्या करना है? पायरुविक एसिड का सेल में ऑक्सीजन नहीं है, -O2, तो वो लीड करेगा फर्मेंटेशन को। क्या होगा? फर्मेंटेशन। तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा था, ये फर्मेंटेशन 2 तरह के होंगे। एक फर्मेंटेशन होगा जो फंगस के अंदर चलेगा, अल्कोहल बनाने के लिए, इसे कहेंगे इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, क्योंकि इस दौरान इथाइल अल्कोहल नाम का सब्सटेंस बनेगा, फर्मेंटेशन, ठीक है। अगर सेल में ऑक्सीजन नहीं है तो जो ईस्ट है, फंगस है, वो बोलेगा मैं फर्मेंटेशन चलाऊंगा और अल्कोहल बनाऊंगा, तो क्या कहेगा? इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, ठीक है। दूसरा, कुछ बैक्टीरिया बोलेंगे जैसे दही बनाने वाले, बोले नहीं नहीं हम फर्मेंटेशन तो करेंगे, अल्कोहल नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे लैक्टिक एसिड बनाएंगे, तो वो बैक्टीरिया चलाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो कुछ बैक्टीरिया बोलेंगे कि मैं तो भाई नहीं बनाऊंगा इथाइल अल्कोहल, मैं लैक्टिक एसिड बनाऊंगा, तो नाम क्या होगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो बोले हमारे अंदर क्या चलता है? तो जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो आपके अंदर में मसल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमारे अंदर में ऑक्सीजन नहीं है तो हम लोग भी लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नहीं कहेंगे, फर्मेंटेशन तो जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वो करते, उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। हम लोग करेंगे बिना ऑक्सीजन का, उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कह देंगे। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन एक ही वर्ड हो जाएंगे। बोल क्या होगा सर इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में? ये बताइए। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा? ये बताइए।
अब देखो ध्यान से, मान लो अल्कोहल बनाने वाला बैक्टीरिया है, देखो ध्यान से, पूरा जो अल्कोहल बनाने वाला कंपनी है जिसमें बियर, ब्रांडी, वोडका, विस्की, पूरे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे काम करते हैं, ध्यान से सीखिए। तो सबसे पहले आपने लिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है, कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। ठीक, सबसे पहले ये ग्लूकोज टूट जाएगा पायरुविक एसिड में। मैंने बोला था सबसे पहले स्टेप ए होगा जिसका नाम होगा ग्लाइकोलिसिस, और ये टूट जाएगा पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। अब ध्यान से देखिएगा, हम सबसे अच्छा करते हैं कि पायरुविक एसिड का फिगर बना लेते हैं। कितने कार्बन के, 3 कार्बन के। सबसे आसान है कि हम पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर बना लें, तो चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हमने पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर बना लिया, ये याद रखिए, एनसीईआरटी में फिगर गिवन है, तो याद रखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ये पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर है। दिस इज द पायरुविक एसिड। कितने कार्बन है देख लो, 3 कार्बन है, लिख दीजिए 3 कार्बन। कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ सर, लिख दो, फर्स्ट स्टेप इज द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और लिसिस का मतलब टूटना, ग्लूकोज बीचों बीच से टूट गए, 6 कार्बन के थे, वो टूट करके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गए। अब क्या होगा सर, सेल में ऑक्सीजन नहीं है, और ये सर हम लोग बात करें फंगस की, ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस, एक ही फंगस है जो एक सेल का होता है, जिसे आप सैक्रोमाइसिस कहते हैं, जिसे आप सिंपल वर्ड में ईस्ट कहते हैं। क्या होगा, तो जो पायरुविक एसिड है वो स्टेप नंबर 2 में जाएगा। ध्यान से सुनना है, स्टेप नंबर 2 को बहुत ध्यान से देखिए। स्टेप नंबर 2 में जो ये CO2 है रिलीज हो जाएगा। ध्यान से देखो, जो पायरुविक एसिड में CO2 है वो रिलीज हो जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड था, तो 2 CO2 रिलीज हो जाएंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। CO2 का निकलना, किसी भी सबस्ट्रेट से CO2 को निकाली, तो CO2 का निकलना इसे कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। CO2 का निकलना डी कार्बोक्सिलेशन कहलाएगा। CO2 निकल गया, देखो मैंने ये CO2 निकाल दिया, तो सर अब क्या बनेगा देखते हैं। तो स्टेप बी इज द डीकार्बोक्सिलेशन, और क्या बन रहा है, तो देखिए क्या बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखिए ये क्या बना, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वर्ड आप सीखते हो, आप सभी ने सीखा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। बोले ये क्या है, सभी को याद है, इसी को आप कहते हैं एसिटल्डिहाइड, इसी को आप कहते हैं एसिटल्डिहाइड, याद कीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या इसी को तो आप कहते थे इथानल, याद आ रहा है, एल्डिहाइड है ना, COOH है, COH है, तो एल्डिहाइड हो गया। कितने कार्बन वाले, 2 है, तो एसिटल्डिहाइड करेंगे। तो पार्ट बी यानी कि पार्ट 2 क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन। आई थिंक क्लियर। बोले सर अब क्या होगा, सर अब क्या होगा, अब पार्ट सी होगा, थर्ड स्टेप होगा। बोले सर थर्ड स्टेप में क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में फिगर के फॉर्म में बनाया है, लेकिन पढ़ने के दौरान आपको समझ में नहीं आता क्या होगा यहां पास। तो जो एसिटल्डिहाइड है उनके अंदर में पार्ट 3 स्टेप 3 वहां होगा रिडक्शन। रिडक्शन कहने का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहां जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, रिडक्शन। अब बोलोगे सर हाइड्रोजन कहां से आया, हाइड्रोजन कहां से आएगा, कौन लेकर के आएगा हाइड्रोजन। तो याद कीजिए, जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते थे तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान मैंने बताया था स्टेप 6 पे, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो स्टेप 6 पे कुछ आता था NAD+ नाम का सब्सटेंस, ठीक है, और वो क्या करता था, हाइड्रोजन निकाल लेता था, और निकाल करके वो बन जाता था NADH। अगर याद होगा तो ध्यान से देखिएगा,
याद करो ग्लाइकोलिसिस में मैंने आपको ऑक्सीडेशन बताया था कि स्टेप नंबर 6 पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आते हैं, NAD प्लस आता है, हाइड्रोजन लेके NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये NADH क्या करेगा, ETS में जाएगा। लेकिन ETS में जाने के लिए रूल था कि अगर सेल में प्लस ऑक्सीजन होगा तो ETS तो तभी चलेगा ना जब ऑक्सीजन हो, लेकिन अभी सेल में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये NADH अब ETS में नहीं जाएगा। ये ETS में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा सर, ये NADH आ जाएगा यहां रिडक्शन कराने के लिए, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है। ये देखिए ये NADH 2 मॉलिक्यूल जो था आया NADH और H+, ये NADH और H+ आया और एसिटल्डिहाइड को बोला कि मेरे पास हाइड्रोजन है, मैं डोनेट करना चाहता हूं, हाइड्रोजन को ऐड करना चाहता हूं, दे दो भाई। तो अगर हाइड्रोजन से ऐड होगा तो रिडक्शन कहलाता है, और ये NADH हाइड्रोजन को ऐड कर देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD+ में। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। सर हाइड्रोजन कहां ऐड किया आपने, एसिटल्डिहाइड में, कहां पास ऐड हुआ, ध्यान से सीखो। तो जो एसिटल्डिहाइड को वापस से मैं बना रहा हूं, यहां पर देखिए वापस से मैं एसिटल्डिहाइड बना रहा हूं कि आपको कोई गड़बड़ ना हो, यहां पर जगह नहीं था लेकिन ध्यान से सीखिएगा। ये एसिटल्डिहाइड बनाया था CH3C डबल बॉन्ड OH, यही था ना एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन का, बोले हाँ सर। इसमें हाइड्रोजन जोड़ना है। सर कैसे जुड़ेगा हाइड्रोजन, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, ये इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, बोले ठीक, तोड़ देते हैं, और इस डबल बॉन्ड को तोड़िएगा और यहां पर एक H जोड़ दीजिए हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहां पास जोड़ दीजिए नीचे की तरफ, शायद आपको दिख जाए ये रेड वाला, बस हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। बोले सर क्या बन जाएगा ये, अब सोचो, पढ़ा तो है आपने केमिस्ट्री में, क्या बन गया ये, देखिए ये बन गया CH3, ये आपने डबल बॉन्ड तोड़ा, वापस से सीखो, डबल बॉन्ड तोड़ा, यहां पर O पहले से था, डबल बॉन्ड तोड़ा, एक H डाल दिया, एक H डाल दिया यहां, एक H यहां डाल दिया, और इधर बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया बोलो, CH3CH2OH, बन गए इथाइल एल्कोहल। कितने कार्बन के, 2 कार्बन के, यही तो इथाइल एल्कोहल है, यही तो आपका इथाइल एल्कोहल नाम का, ठीक है, बन गए। तो पूछा जाता है ओवरऑल हुआ क्या, ध्यान से देखो, ओवरऑल तुमने क्या किया, वापस से सीख लो कि हमने एक ग्लूकोज लिया, इस ग्लूकोज को सबसे पहले कहां ले जाएंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले तुमने एक ग्लूकोज लिया, कितने कार्बन के, 6 कार्बन के, ग्लूकोज को सबसे पहले तोड़ा, क्या बने, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का फार्मूला CH3C डबल बॉन्ड O COOH, ये हो गया पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, कितने कार्बन के, 3। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेल में ऑक्सीजन नहीं है तो आपको फर्मेंटेशन में ले जाना है। तो फर्मेंटेशन का पहला रूल क्या है, CO2 को निकालिए, CO2 निकल गया, डीकार्बोक्सिलेशन, और ये अब बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया सर, ये तो बन गया एसिटल्डिहाइड, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट। अब क्या करें, इनमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन कहां से आएगा सर, NADH लेकर के आएगा, और अब देखिए क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 डबल बॉन्ड तोड़ा, यहां पर O है, पहले से H था, डबल बॉन्ड तोड़ा, यहां पर H डाल दिया, यहां पर H डाल दिया, यही तो है आपका C2H5OH, यही तो आपका इथाइल एल्कोहल है, हो गया। तो नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन में 3 स्टेप का नाम बताइए, बहुत ही आसान। पहला स्टेप पे आपने ग्लूकोज को तोड़ा, स्टेप A ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, क्या बना, पायरुविक एसिड। सर सेल में तो ऑक्सीजन नहीं है, नहीं है कोई टेंशन नहीं,
स्टेप बी में ले चलो डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब सर CO2 को निकाल दो। डी कार्बोक्सिलेशन का नाम ही लिख रहे हैं ना, CO2 का रिमूवल, निकाल दिया, 2 CO2 निकल गए। सर स्टेप सी हाइड्रोजन को जोड़िए, रिडक्शन, हाइड्रोजन को जोड़िए, आंसर रिडक्शन हो गया। ठीक है सर, ओवरऑल एक बार रिएक्शन बताइए। चलो ओवरऑल रिएक्शन देख लो। आपने 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज लिया, 1 ग्लूकोज लिया, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं और क्लैरिटी आएगी। देखिए आपने क्या किया, पूरे रिएक्शन को एक बार में सीखिए। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज लिया, C6H12O6, ग्लूकोज को तोड़ना है, लेकिन सर ऑक्सीजन नहीं है, प्रॉब्लम है ऑक्सीजन नहीं है सेल में, कोई टेंशन नहीं है, बिना ऑक्सीजन का हम लोग तोड़ेंगे, क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एल्कोहल C2H5OH, 2 इथाइल एल्कोहल के मॉलिक्यूल बन गए, 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4, 4 कार्बन हो गए। लेकिन स्टेप 2 में 2 कार्बन भी तो निकला था, तो हो गए हमारे 6 कार्बन। एक इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन, 2 इथाइल अल्कोहल 4 कार्बन, और 2 CO2 निकल गया, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। सर एटीपी कितना बनेगा, ध्यान से सुनिए। तो ग्लूकोज को आपने पूरी तरह से थोड़ी ना तोड़ा है, देखिए ना, ग्लूकोज पूरी तरह से टूटा है क्या, ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नहीं टूटा पूरी तरह से, तो इसलिए यहां पर पूरी तरह से एनर्जी नहीं निकलेगा, केवल निकलेंगे 2 एटीपी, केवल 2 एटीपी निकलेगा ना, क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं किया तो एटीपी नहीं बने, एटीपी ज्यादा नहीं बनेगा। सेकेंड सर वाटर नहीं बनेंगे क्या, रूल, जब भी आप फर्मेंटेशन पढ़ोगे, फर्मेंटेशन या एनएरोबिक रिस्पिरेशन, तो फर्मेंटेशन और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में कभी भी वाटर नहीं बनता, फर्मेंटेशन और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में कभी भी वाटर नहीं बनते। सर क्यों, क्योंकि एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता था, इसी ऑक्सीजन से जाके हाइड्रोजन बाइंड करता था, तब ईटीएस में वाटर बनते थे। तो सेल में ऑक्सीजन तो है ही नहीं, अगर सेल में ऑक्सीजन है ही नहीं, ईटीएस नहीं चलेगा, ईटीएस नहीं चलेगा तो हाइड्रोजन जाके उससे जुड़ेगा नहीं और वाटर नहीं बनेंगे। तो कोई भी फर्मेंटेशन हो, कोई भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, याद रखिएगा वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता। सर एटीपी केवल 2 कहां बने, सर क्यों बने 2 एटीपी, इसको भी डिटेल से समझिए, इसको भी डिटेल से समझिए। सर एटीपी जो भी बना वो ग्लाइकोलिसिस में बना, याद कीजिए ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनते थे, ग्लाइकोलिसिस अगर आपने ध्यान से पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था ना, एक ग्लूकोज को तोड़िएगा, तो आपको मैंने क्या बोला था, ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप का है, स्टार्टिंग में 2 एटीपी खर्च हो जाते थे, -2 एटीपी, बाद में आपको 4 एटीपी मिलता था, 4 एटीपी आपको सबस्ट्रेट बना के देता था SLP से, याद है, बोले हाँ सर, और बन गए 2 पायरुविक एसिड। लेकिन सर स्टेप 6 में तो ऑक्सीडेशन भी हुआ था सर, 2 NAD+ आते भी तो थे, बोले एकदम आते थे, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, और ये बन जाते थे सर 2 NADH और H+। सर ये कहां जाएंगे, सेल में ऑक्सीजन थोड़ी है, सेल में ऑक्सीजन है नहीं, तो ये ईटीएस में नहीं जाएगा ना, और ईटीएस में नहीं जाएगा तो ये बेटा 6 एटीपी जो बनना था वो तो नहीं बनेगा, वो तो बनना था जब ऑक्सीजन रहता तब ईटीएस चलता। तो बोले सर ये NADH क्या करेगा, अरे यही NAD जाके यूज हो गया था रिडक्शन प्रोसेस में, ये तो वेस्ट हो गया। इसलिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब फर्मेंटेशन चलता है तो कितने एटीपी का लॉस हो गया, देखिए ना 2 NADH एक तरह से ताकत ही तो था, ईटीएस में जाता तो 6 एटीपी बनते, अब तो एक भी नहीं बन रहा है, लॉस हो गया एक। इसलिए आप देखिए जो भी फर्मेंटेशन हुआ 2 एटीपी स्टार्टिंग में खर्च किया, 4 एटीपी बने बस, तो 4 4 बना, 2 खर्च हुए, तो नेट कितना बचा, नेट गेन ऑफ एटीपी, आंसर याद रखिएगा ओनली 2 एटीपी, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन में कोई एटीपी नहीं बनता, रिडक्शन में कोई एटीपी नहीं बनते, इसलिए फर्मेंटेशन में केवल 2 ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। चलो ठीक है, तो मेरे में से किस किस को क्लियर हो गया ये फर्मेंटेशन प्रोसेस।
चलो ठीक है, फटाफट हैंड रेज करो, किसे किसे समझ में आ गया फर्मेंटेशन प्रोसेस। बहुत ही आसान सा है, क्लियर है सभी को? श्रीवास को आ गया, ललितेश, अनुभव, ठीक है। तो मुझे तभी पता चलेगा तुम्हें कितना समझ में आ रहा है जब तुम जाकर के क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस बनाओगे और क्वेश्चंस बनेगा, तब मुझे लगेगा। ऐसे तुम कितना भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कल तुम्हारे पास सारे क्वेश्चंस अगर बन जाते हैं तब मैं भी मानूंगा और अपने आप को भी मानूंगा कि तुम्हें रेस्पिरेशन आ गया। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे तो कोई फायदा नहीं। चलिए ठीक है, अब देखिए सर, एक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी तो होता है। सर एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी तो होता है, एकदम होता है। जो दही में चलता है सर, एकदम, या हमारे मसल में भी चलता है, वो कैसे होता है? चलो देखते हैं ध्यान से। तुमने एक ग्लूकोज लिया, तुमने एक ग्लूकोज लिया C6H12O6, बोले ठीक है सर, एक ग्लूकोज हमने ले लिया, कितने कार्बन के? 6 कार्बन के, ठीक। अब इस ग्लूकोज को तोड़िए, ग्लूकोज टूटा और ये बन गए 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड। बोले ठीक है सर, इतना समझ में आ रहा है। पायरुविक एसिड का फार्मूला लिख देता हूं जिससे चीजें आसान हो जाए। तो ये बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, फार्मूला याद रखिएगा, CH3C डबल बॉन्ड O COOH हो गया। यही है पायरुविक एसिड। कितने कार्बन का? 3 कार्बन के, देख लीजिए 2 मॉलिक्यूल बन गए। प्रोसेस ए का नाम सर, प्रोसेस ए का नाम सभी को आता है, बताने की जरूरत नहीं है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। लेकिन इंटरेस्टिंग, अब क्या होगा सर? सेल में ऑक्सीजन नहीं है, हमारे मसल सेल में ऑक्सीजन नहीं, क्या करेगा? तो ये जो पायरुविक एसिड है वो अब स्टेप बी में जाएगा, स्टेप बी में जाएगा। बोले क्या होगा सर स्टेप बी? बहुत आसान है, डायरेक्टली ये बेटा रिडक्शन में जाएगा, कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं, रिडक्शन। सर रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन देगा? वही जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक ना, ग्लाइकोलिसिस के दौरान में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH और H+ बनते हैं, लेकिन सेल में ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ये ETS में नहीं जाएगा। तो बोले सर क्या होगा फिर? ये आ जाएगा रिडक्शन कराने के लिए, ये आ जाएगा यहां 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH और H+ आया और वो अपना हाइड्रोजन दे देगा पायरुविक एसिड को। पायरुविक एसिड ने हाइड्रोजन ले लिया और कन्वर्ट हो गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ में, हाइड्रोजन दे दिया ना। अब बस कुछ मत कीजिए, पायरुविक एसिड लिखिए और उसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये लिखा आपने पायरुविक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O COH। कितने कार्बन के? 3 कार्बन। कुछ नहीं करना है आपको, इस बॉन्ड को तोड़ना है। टूट गया, डबल बॉन्ड को तोड़िए और वहां जाकर के हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, हो गया। यही है लैक्टिक एसिड, खत्म। दिस इज द लैक्टिक एसिड, यही है लैक्टिक एसिड। ये हो गया आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। तो नीट 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन में 3 स्टेप थे, कौन कौन? ग्लाइकोलिसिस, डीकार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में केवल 2 ही स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस और रिडक्शन। तो क्वेश्चन पूछा था और आपके एनसीईआरटी में भी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। चलिए फटाफट बता दीजिए। इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस अभी पढ़ा 3 स्टेप का, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ा 2 स्टेप का। तो इन दोनों फर्मेंटेशन में मेनली किस स्टेप का डिफरेंस है? चलो फटाफट आंसर बताइए। इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में किस चीज का डिफरेंस है? केवल श्रीवत्स बोल रहा है, बाकी ललितेश तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, अनुभव, किस चीज का डिफरेंस है इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन में और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में? किस स्टेप का डिफरेंस है? सिमरन, व्हाई द रिडक्शन?
अरे भाई डी कार्बोक्सिलेशन, मैंने क्या बोला, यहां देखो ना ग्लाइकोलिसिस तो हो ही रहा है, यहां देखो रिडक्शन तो हो ही रहा है, तो डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस केवल डी कार्बोक्सिलेशन का है, तो डिफरेंस पूछा ना। चलिए ठीक है, अब देखिए ये 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज है C6H12O6, तुम्हारे मसल में क्या हो रहा है ध्यान से देखो, मसल के अंदर ऑक्सीजन नहीं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो बनाएगा लैक्टिक एसिड। सर लैक्टिक एसिड का फार्मूला एकदम आसान है, लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या करना है, ग्लूकोज का हाफ कर दीजिए, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन, ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन है, लैक्टिक एसिड में 6 हाइड्रोजन, ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन है, तो लैक्टिक एसिड में 3 ऑक्सीजन, यही है बेटा C3H6O3 लैक्टिक एसिड। आ गया समझ में, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल हो गए। सर CO2 कितना बनेगा, अरे CO2 अब क्यों बनाओगे, ये तो खुद 3 कार्बन का है ना, तो 3 × 2 6 बैलेंस है, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ नहीं तो CO2 भी नहीं बनेगा। वाटर, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन में वाटर तो बनते ही नहीं, चलिए वाटर भी नहीं बनेगा। एटीपी सर, तो जो एटीपी बनेगा ग्लाइकोलिसिस में बस उतना ही एटीपी बनेगा, रिडक्शन में थोड़ी ना एटीपी रिलीज हो रहा है, तो आंसर केवल होगा 2 एटीपी, आंसर इज द ओनली 2 एटीपी, ये याद रखिएगा, यही है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, यहां पास एक चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिए कि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा पायरुविक एसिड से रिडक्शन कराएगा, एक एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, नाम में नहीं लग रहा है, जो लैक्टिक एसिड बनाएगा उसका नाम होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ये एंजाइम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आपका फर्मेंटेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इथाइल फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है, बड़ा ध्यान से सुनना है और उसका आंसर बताना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट गिवन है। देखो जितना भी फर्मेंटेशन कंपनी है, जितने भी फर्मेंटेशन कंपनी है, इनका काम क्या है, अल्कोहल बनाना। फर्मेंटेशन वाली जो कंपनी है ये क्या करते हैं, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बनाते, ETOH। सर किसके हेल्प से बनाएंगे, दुनिया में एक ही है जो बनाएगा अल्कोहल, उसका नाम यूनिसेलुलर फंगस है, एक सेल का फंगस है जिसका नाम ईस्ट है, वही अल्कोहल बनाता है। बोले ठीक, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी बोलता है एक प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है, मान लीजिए ये फ्लास्क है, ये फ्लास्क है, इस फ्लास्क में आपने ग्लूकोज डाल दिया, G4 ग्लूकोज आपने फ्लास्क के अंदर ग्लूकोज डाल दिया, ठीक, और यहां आपने डाल दिया ईस्ट, डाल दिया, फंगस डाल दिया। फंगस क्या करेगा, ग्लूकोज को खाएगा और क्या बनाएगा, इथाइल अल्कोहल। क्या बनाएगा, इथाइल अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, दे विल फॉर्म द इथाइल अल्कोहल, ये नीला वाला। अब इथाइल अल्कोहल बनते जा रहा है, एनसीईआरटी कहता है इथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट में बन रहा है, ग्लूकोज तोड़ा, इथाइल अल्कोहल बना। जब इथाइल अल्कोहल का कंसंट्रेशन, देखिएगा ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी का ये स्टेटमेंट है, जब इथाइल अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% हो जाएगा, 13% हो जाएगा, कितना, 13%, अल्कोहल बन रहा है और पानी में मिक्सअप हो रहा है, तो जैसे ही वो 13% के आसपास हो जाएगा, यानी 87% वाटर और 13% अल्कोहल हो गया, अल्कोहल बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, तो 13% टॉक्सिक हो जाता है और इस टॉक्सिसिटी के चलते ईस्ट मर जाएगा। तो ईस्ट अल्कोहल तो बना रहा था, लेकिन बनाते बनाते प्रोडक्ट में क्या बना रहा है, अल्कोहल, और अल्कोहल टॉक्सिक होता है। अरे सैनिटाइजर में क्या लेते हो, सैनिटाइजर में क्या है, अल्कोहल है, वायरस मर जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है, अल्कोहल टॉक्सिक होता है ना, माइक्रोब्स मर जाते हैं, तो ईस्ट भी 13% पे ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हाँ, तो बोलेंगे सर ठीक है 13% पे मर गया,
लेकिन इस फर्मेंटेशन कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट बनाना है, विस्की बनाना है, रम बनाना है, ठीक है, वोडका बनाना है, जिसमें उसे चाहिए 70% इथाइल एल्कोहल। कभी भी एल्कोहल की कोई भी प्रोडक्ट को आप देखिए, उस पे जो स्टिकर लगा हुआ उस पे लिखा रहेगा बियर है तो 5% इथाइल एल्कोहल होगा। कुछ दूसरे प्रोडक्ट है, वोडका है, अलग उसके अंदर में एल्कोहल का कंसंट्रेशन होगा। किसी के अंदर तो 80% भी इथाइल एल्कोहल पाए जाते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, डाइल्यूट करते तब पीते। अगर तुमने नहीं ट्राई किया है तो मूवी में देखा होगा, कहीं तो देखा होगा, जो बियर की बोतल होती है उसे डायरेक्टली लोग पी लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डाइल्यूटेड है। लेकिन कुछ ऐसे बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो उसमें पानी, बर्फ मिलाया जाएगा जिससे वो डाइल्यूट हो, तब पिएंगे। तो मुझे बेटा बनाना है 70% वाला, 80% वाला, लेकिन तुम्हारे पास में अवेलेबिलिटी कितनी है, केवल 13%। 13% के बियॉन्ड तो मर जाएगा। जैसे ही 13% से एक्स्ट्रा हो जाएगा तो ईस्ट का तो डेथ हो जाएगा। अगर ईस्ट ही मर गया, ईस्ट ही अगर मर जाएगा तो ऑटोमेटिकली 70% में कैसे कन्वर्ट करोगे, 80% में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। बोले बात तो सही है, तब क्या करेंगे? तो एनसीईआरटी पूछता है कैसे करोगे, हाउ। एनसीईआरटी खुद एक अपने स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा, हाउ यू विल कन्वर्ट द अल्कोहल which have concentration 70%, 80%। तो उसका आंसर होगा, एनसीईआरटी ने आंसर नहीं दिया, उसका आंसर है डिस्टिलेशन से। उसका आंसर है डिस्टिलेशन से। ये आप केमिस्ट्री में एक प्रोसेस पढ़ते हो, डिस्टिलेशन। इस डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग 70 क्या 80 90 तक में कन्वर्ट कर लेंगे। सर कैसे? चलो एक रफ आइडिया से समझ लो, एक रफ आइडिया दे देता हूं, उससे समझ लीजिए। देखिए यहां फ्लास्क था, इस फ्लास्क में इसने बनाया अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बन गए, ठीक। 13% हुआ, ईस्ट तो मर गया, फंगस मर गया। लेकिन इस इथाइल अल्कोहल के अंदर में वाटर भी है, वाटर भी है, ये रेड वाला क्या है, वाटर है, वाटर, वाटर, और उसमें क्या मिक्सअप हो गया, इथाइल अल्कोहल। अब सर इसे, ये तो कितना परसेंट वाला होगा, 13% इथाइल अल्कोहल वाला होगा। इसे मुझे 70% में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप एक और फ्लास्क लगा लीजिए, एक और यहां फ्लास्क बना लीजिए, ठीक है, और इसे आपस में कनेक्ट कर दीजिए। केमिस्ट्री में आपको सिखाया जाएगा कि इथाइल अल्कोहल और वाटर दोनों मिक्सिंग है, मिक्स हो चुके, कुछ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में आपको केमिस्ट्री में सिखाया जाएगा, दोनों आपस में मिक्स हो चुके। लेकिन अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है लगभग 96 डिग्री सेल्सियस है ना, ठीक है, सेल्सियस नहीं, उसको किसमें हम लोग, केल्विन, ठीक है। तो यहां देखिए जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट 96 डिग्री, और जो आपका वाटर है उसका 100 डिग्री सेल्सियस, और हाँ ठीक है 100 डिग्री, इसका 96 के आसपास। अब ऐसा कीजिए कि आप 96 पे टेम्परेचर ले जाइए, 96 पे टेम्परेचर ले जाइए, तो क्या होगा, 96 पे ले जाइएगा तो अल्कोहल इवेपोरेट होने लगेगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 96 के आसपास है। और अल्कोहल इवेपोरेट होने के बाद, इवेपोरेट हो रहा है, थोड़ा बहुत पानी भी आ गया, इवेपोरेट हो गया, दूसरे वाले फ्लास्क में ले जाइए, वहां ले जाके ठंडा कर दीजिए, टेम्परेचर को घटा दीजिए, तो वापस से वो जो गैसेस फॉर्म वाला है वो कंडेंस होकर के वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो देखा आपने, डिस्टिलेशन के मेथड से पहले उसे भाप बना करके, एयर बना करके गैसेस फॉर्म में उसे रिलीज किया, फिर कंडेंस करके आप यहां पास 70% वाले अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। तो आपका आंसर सिंपल सा हो जाएगा बेटा, डिस्टिलेशन मेथड से। चलिए ये कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है तो गड़बड़ नहीं करना है। बोले ठीक है, इसके बाद क्या करना है? देखिए एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक एनसीईआरटी में जो सभी को आता है, लेकिन हम लोग पढ़ना है, टॉपिक है और क्वेश्चन भी आते हैं तो हम लोग 1 मिनट में कर लेते हैं। उसका नाम है बच्चा आरक्यू। अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे इजी टॉपिक यही लगता है सबको, आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। बोले होता क्या है, सभी को याद है,
देखो एकदम सिंपल है, आप किसी भी सबस्ट्रेट को रिस्पिरेशन से ब्रेक कीजिए, किसी भी सबस्ट्रेट, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो या कोई एसिड हो, आप उसे ब्रेक कीजिए। जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया, आपने 1 मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट लिया C6H12O6, उसे आपने तोड़ने के लिए कितने ऑक्सीजन यूज किया, कितना ऑक्सीजन आपने यूज किया उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, आंसर 6। टूटने के बाद में कितना CO2 रिलीज किया, जब ग्लूकोज टूटेगा तो कितना CO2 रिलीज करेगा सर, 6 CO2। कितने वाटर, 6H2O, और कितने ATP, आंसर 38 ATP। तो सिंपल सा हिसाब किताब है, किसी भी सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए आपने कितना ऑक्सीजन यूज किया और उसके बाद जब टूट गया तो कितनी CO2 रिलीज हुई। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड, सिंपल, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज, CO2 कितना रिलीज हुआ और उस सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए आपने कितना मॉलिक्यूल, कितना वॉल्यूम ऑफ O2 यूज किया, बस खत्म। दिस इज द आरक्यू। सबस्ट्रेट को तोड़ना है, कितना ऑक्सीजन आपको लेना पड़ेगा, और जब टूटेगा तो कितना CO2 रिलीज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज बाय वॉल्यूम ऑफ O2 गेन इनटेक, इट इज कॉल्ड आरक्यू, बस खत्म। तो बोले सर कितना होगा, यहां देख लीजिए, यहां पर कितना आपने CO2 रिलीज किया है, तो आंसर सर 6 CO2 रिलीज किया सर, और सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए कितना O2 कंज्यूम किया, 6, 6 बाई 6 कितना होता है, 1। तो आरक्यू वैल्यू एरोबिक रेस्पिरेशन जब आपने कार्बोहाइड्रेट का किया तो 1 हो गया, एकदम सिंपल सी कहानी। लेकिन सर एनारोबिक करेंगे तो, सर एनारोबिक फर्मेंटेशन करेंगे तो, चलो देखते हैं। तो फर्मेंटेशन में क्या किया था, तुमने लिया था 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, हमारे मसल सेल में बिना ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन का ग्लूकोज तोड़ रहे हो, क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। कितना CO2 सर, लड्डू 0। कितने वाटर, लड्डू 2 ATP बने। तो मुझे ATP से तो मतलब नहीं है, मुझे वाटर से तो मतलब नहीं है। सर हमने इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन भी तो पढ़ा था, एकदम पढ़ा था सर, उसमें एक ग्लूकोज लेते थे, एकदम करेक्ट है। उसे हमने तोड़ा था बिना ऑक्सीजन के हेल्प से, क्या बने थे सर, 2 इथाइल एल्कोहल ETOH, 2 इथाइल एल्कोहल बन गए थे, और सर 2 CO2 भी बना था सर। यहाँ आरक्यू बताइए, अब खुद से बताइए आप, आरक्यू क्या होगा इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन का। CO2 कितना रिलीज किया, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज 2। उसे तोड़ने के लिए कितना O2 यूज किया, आंसर बेटा लड्डू 0। एनेरोबिक है ना, फर्मेंटेशन है ना, कितना होगा 0। तो समथिंग बाय 0 क्या होता है, आई थिंक इन्फिनिटी। समथिंग बाय 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। पहले वाले में भी क्या था, 0 CO2 बाई 0 आ गया। तो आप किसी का भी आरक्यू वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, आपको बस ध्यान रखना है कि सबस्ट्रेट को तोड़ने में कितना ऑक्सीजन यूज किया और कितना CO2 रिलीज किया। तो आपसे ये पूछा जाता है फर्मेंटेशन का, आंसर इन्फिनिटी। एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट का, आंसर 1। सर प्रोटीन खाएंगे तो, सर फैट्स खाएंगे तो, बोले एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा, एनसीईआरटी में डाटा दिया है, आपको याद कर लेना है। अगर आप प्रोटीन का यूज करेंगे, प्रोटीन का आरक्यू निकालेंगे, अगर आप फैट्स का आरक्यू निकालेंगे, इन दोनों का एनसीईआरटी ने दिया है बच्चा लेस देन 1, लेस देन 1, एक से कम आएगा, प्रोटीन का भी फैट्स का भी। तो बस लेस देन 1 याद कर ले सर, नहीं, एनसीईआरटी बोलता है प्रोटीन का जो दिया है लेस देन 1 कितना, 0.9, और फैट्स का है 0.7, 0.7। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल से समझाया भी है, एनसीईआरटी में सबसे लास्ट पेज में एक एग्जांपल से समझाया गया कि एक फैट्स है ट्राइपैल्मिटीन करके, एनसीईआरटी में देखिएगा एक फैट्स का एग्जांपल लिया है ट्राइपैल्मिटीन। बोले ठीक, इस ट्राइपैल्मिटीन को तोड़ने के लिए आपको
145 O2 खर्च करना पड़ेगा, 145 O2 खर्च करना पड़ेगा। ट्राइपैलमिटीन क्या है? फैट्स। कितना? 145। जब ये टूटेगा तो केवल 102 102 CO2 ही रिलीज करेगा। एनर्जी भूल जाइए ना, मुझे एनर्जी से मतलब नहीं है, आरक्यू का मतलब O2 और CO2 से मतलब है। अब सर आरक्यू कितना आएगा? तो एनसीईआरटी में देख लीजिए, दिया 102 CO2 कम हुआ ना, और खर्च कितना हो रहा है ऑक्सीजन? 145, 145। ऊपर में कम, नीचे ज्यादा। CO2 कम रिलीज हुआ, O2 ज्यादा यूटिलाइज हुआ तोड़ने के लिए, तो आरक्यू कितना आ जाएगा? आंसर 0.7। ठीक है, ये एनसीईआरटी में था, याद रखना। एनसीईआरटी में इसके अलावा बोलता है कि कभी कभी हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी खाते हैं, हम लोग खाने में ऑर्गेनिक एसिड भी यूज करते हैं। ये क्या होता है सर ऑर्गेनिक एसिड? वही सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमैरिक एसिड, नाम सुने ना? मैलिक एसिड, फ्यूमैरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक एसिड है, ये सब ऑर्गेनिक एसिड है, इसे भी हम लोग खाने में यूज करते हैं। सर इनका आरक्यू क्या होगा? इनका आरक्यू एनसीईआरटी कहता है मोर देन 1, एक से ज्यादा। जैसे 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, आपको बस याद रखना है ऑर्गेनिक एसिड का कितना? मोर देन 1, बस हो गया। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड पहचानने आना चाहिए, नाम में लिखा ना एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब नाम में लिखा रहेगा, तो आपको याद रखना ओ ऑर्गेनिक एसिड है एक से ज्यादा, फैट्स है एक से कम, प्रोटीन है एक से कम, और कार्बोहाइड्रेट है एक आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो चलो फटाफट बता दीजिए, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं। चलिए बताइए, कार्बोहाइड्रेट का एरोबिक रिस्पिरेशन करेंगे, आरक्यू कितना आएगा? कार्बोहाइड्रेट का एरोबिक रिस्पिरेशन करेंगे, आरक्यू कितना आएगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चलो सभी लोग आंसर करो, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, इसमें क्या करना है। कार्बोहाइड्रेट का मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन किया तो आरक्यू वैल्यू कितना आएगा? एकदम सभी बच्चे आंसर कर सकते, इसमें क्या रखा है भाई, ये नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? ठीक है, तो आंसर इज 1। लेकिन कार्बोहाइड्रेट अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, एनएरोबिक करेगा, क्वेश्चन में देखना एरोबिक बोला एनएरोबिक बोला, अगर एनएरोबिक बोलेगा तो आपको याद रखना इंफिनिटी। चलिए फैट्स का आरक्यू वैल्यू कितना होगा? फैट्स का आरक्यू वैल्यू कितना आएगा? फैट्स का आरक्यू वैल्यू एकदम सिंपल है, लेस देन 1, और एक्यूरेट डाटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 0.7 दे रखा है। चलिए प्रोटीन का कितना होगा? प्रोटीन तो बोलेंगे सर आसान है, 0.9 होगा। और सर ऑर्गेनिक एसिड, इसे भी खाने में यूज किया जाता है, तो वो होगा आपका 1, मोर देन 1। ठीक है, ध्यान से देखिए सर फायदा क्या, आरक्यू से फायदा क्या? अगर तुम्हें क्वेश्चन पेपर में दिया है कि मैंने कुछ चीज खाया, एक्स नाम का सबस्ट्रेट खाया और मेरा आरक्यू वैल्यू आया 0.7, तो बेटा क्या फायदा हुआ आरक्यू का? आरक्यू का फायदा क्या है? अगर आपने आरक्यू कैलकुलेट कर लिया 0.7 आया, तो आप सबस्ट्रेट का नाम बता सकते हो। यानी कि आरक्यू का सिग्निफिकेंस क्या है? आप आरक्यू के डाटा को देख करके ये प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये बता सकते हो कि जो आपने सबस्ट्रेट खाया है वो कौन है, वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, वो लिपिड्स है, या ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे दे रखा है 1.14 है, तो अब तुम्हें लगे पता नहीं क्या है, 1.14 लिखा है डाटा में एनसीईआरटी में, या कहीं पर क्वेश्चन में अगर दे दिया है तो आपको बोलो क्या है, तो आपको बोलना ओ मोर देन 1 है, इसका मतलब है जो सबस्ट्रेट मैंने खाया है वो आपका ऑर्गेनिक एसिड है, बस। यानी सबस्ट्रेट को बताने में आरक्यू वैल्यू को यूज किया जाता है। तो बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, अब और आगे बढ़े, और हम लोग आगे मूव करते हैं। एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे अब टॉपिक बच गए, रेस्पिरेशन में हमने कंप्लीट कर लिया, जो मेन पार्ट था हमारा रेस्पिरेशन का वो तो कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी कहता है कि रेस्पिरेशन एम्फीबोलिक पाथवे, रेस्पिरेशन जो है वो है एम्फीबोलिक पाथवे। बोले सर ये क्या मतलब है? एम्फी का मतलब बोथ होता है,
ये कहता है कि रेस्पिरेशन को माना जाता है कि एक बड़ा सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या लिपिड टूटे। एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, बड़ा सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स पार्ट टूटता है और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा चीज छोटे चीज में टूट रहा है, तो इसे कहेंगे सर कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म हो रहा है, बड़ा चीज छोटे चीज में कन्वर्ट होना, कैटाबोलिज्म। बोले ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है। मेनली कैटाबोलिज्म है, मेनली एनसीईआरटी कहता है बेटा मेनली कैटाबोलिज्म है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली ये कैटाबोलिज्म ही है, बड़ा सब्सटेंस टूट करके छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, ये मेनली कैटाबोलिज्म ही है। लेकिन जो आपके रिस्पिरेशन के जो इंटरमीडिएट्स होते, जैसे ग्लाइकोलिसिस का जो इंटरमीडिएट हुआ, लिंक रिएक्शन के इंटरमीडिएट या क्रेब साइकिल के जो इंटरमीडिएट है, वो क्रेब साइकिल को छोड़ करके बाहर निकलते और वो सिंपल सब्सटेंस, क्रेब साइकिल के सिंपल सब्सटेंस, सिंपल पार्ट, वो बच्चा सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाते कॉम्प्लेक्स पार्ट के। सिंपल जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलेगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे बेटा फैटी एसिड बनाने में, फैट्स बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा, वो इन्वॉल्व हो जाएगा क्लोरोफिल बनाने में, वो इन्वॉल्व हो जाएगा साइटोक्रोम, कल बताया था ना साइटोक्रोम नाम के सब्सटेंस बनाने में, वो इन्वॉल्व हो जाएगा एमाइनो एसिड बनाने में, वो इन्वॉल्व हो जाएगा कैरोटिनॉइड्स बनाने में, ये भी एक तरह का फैट्स है, ये सब चीज बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जो इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो बड़े चीज भी बना सकते हैं, इसलिए मैं इसे कहता हूं कि ये तो भाई एनाबोलिज्म ही चल रहा है, रेस्पिरेशन में कैटाबोलिज्म थोड़ी चल रहा है। ये तो बेटा जरूरत पड़ा तो वो तो बाहर निकल गया और बड़े सब्सटेंस बना रहा है, फैट्स बना रहा है, ये तो बहुत बड़ा होता है, क्लोरोफिल बना रहा है, ये तो बड़ा होता है भाई। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम उसे एम्फीबोलिक कहते, एम्फीबोलिज्म कह दे, क्योंकि कैटाबोलिज्म तो चल ही रहा है, लेकिन अगर सेल को जरूरत पड़ा तो क्रेब साइकिल को बोलेगा ये सब साइट्रिक एसिड क्या बनाते हो, बाहर निकलो और फैट्स बनाने में इन्वॉल्व हो जाओ, क्लोरोफिल बनाने में इन्वॉल्व हो जाओ, एमाइनो एसिड बनाने में इन्वॉल्व हो, जिसे प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ एनाबोलिज्म भी चल रहा है, इसलिए रेस्पिरेशन को अच्छा वे है कहने का कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में एम्फीबोलिज्म कर रहा है, रेस्पिरेशन एक्चुअली में एम्फीबोलिज्म को शो कर रहा है। बोले सर कैसे? तो देखिए आपके एनसीईआरटी ने बेटा पूरा एक पेज इस पे लगाया है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि वो बोरिंग है। बोरिंग है इससे ये मतलब नहीं, एनसीईआरटी में लिखा है ये इंपॉर्टेंट। नीट का जब पेपर बनाएगा तो इससे थोड़ी ना मतलब है कि वो बोरिंग है, ये इंटरेस्टिंग, उससे क्या मतलब है? एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन बनेगा, इसलिए तुम्हें अगर कभी लगे एनसीईआरटी का लाइट बड़ा बेकार लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं, क्या लिखा है उसे कोई मतलब नहीं, वो नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है। अब रट्टा मारो, जो करना है तुम्हारी घर, तो चलो रट्टा क्यों मारना है, फटाफट सीखते। तो सबसे पहले देखिए लॉजिकल समझिएगा, आपने क्या किया, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने ये ग्लूकोज लिया, बोले ठीक, 6 कार्बन का, बोले एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 6 कार्बन का ही होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज टूटा पायरुविक एसिड में, बोले हाँ सर आता है, 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन से बनाया एसिटाइल कोएंजाइम, बोले सर ये भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया सर, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एसिटाइल कोएंजाइम में एक साइक्लिक रिएक्शन में जाता है, बोले सर कौन सा? क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल में पूरा नहीं बना रहा, बस आपको याद है ना क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया वाला कहानी बताया था ना, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया वाली कहानी बताई थी ना, बस उतने से काम चल जाएगा। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड विथ कोहली, विथ सचिन, विथ सहवाग, विथ फैंटास्टिक, विथ महेंद्र सिंह ओनी, ये कहानी बता रखी है आपको? बोले हाँ सर बताया तो था। अब ध्यान से सुनना है,
जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम है, तुम्हें क्या लग रहा है कि वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा बार बार? नहीं। अगर सेल को लगता है कि मुझे बच्चा मेरे अंदर में फैट्स की कमी है, एसिटाइल कोएंजाइम को बोला जाएगा इधर आ जा और चल फैटी एसिड बनाना है, फैटी एसिड बनाना है, फैटी एसिड बना के उसे हम लोग फैट में कन्वर्ट करना है। देखो ना, तो एसिटाइल कोएंजाइम में किसमें इन्वॉल्व हो गया? फैट्स बनाने में। एसिटाइल कोएंजाइम में इन्वॉल्व हो गया आपके जिब्रेलिक एसिड नाम के हार्मोन बनाने में। प्लांट में एक हार्मोन होता है ना, जिब्रेलिक एसिड, ना, जिसे जिब्रेलिन भी कहते हैं। ये 2 एनसीईआरटी में दिया है। मेरे तरफ से एक और याद कर लो, यहां पर एक और, कैरोटिनॉइड्स बनाने में। ये एक तरह का फैट्स है, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स बनाने में। जब पढ़ोगे ना फोटोसिंथेसिस, तो वहां पर पिगमेंट का नाम आएगा, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, उसे बनाने में। हाँ, बोले ठीक है सर। और ये देखिए जो कोहली है, K4 क्या था? कोहली। ये कोहली बेटा निकल जाएगा और एक एमाइनो एसिड बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड। ये जो कोहली है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, बेटा ये ग्लूटामिक एसिड नाम का एमाइनो एसिड तैयार करेगा। बाद में ये प्रोटीन में बनाने में इन्वॉल्व हो गया, प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व हो गया। देख लीजिए। इसी तरह से जो बेटा सचिन है, ये तो कमाल का, ये बेटा क्लोरोफिल बनाएगा, ये बेटा साइटोक्रोम बनाएगा। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें क्या लग रहा था कि ये सब छोटे छोटे पार्ट से खत्म हो जाएंगे? नहीं, ये बाहर निकल जाते हैं और वो बड़े सब्सटेंस बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे ओनी, वो बेटा एक एमाइनो एसिड बनाएगा, स्पार्टिक एसिड, स्पार्टिक एसिड। और ये स्पार्टिक एसिड फर्दर इन्वॉल्व हो जाएगा प्रोटीन बनाने में। प्रोटीन बनाने में तो थोड़ा लॉजिकल सोचो कि तुम्हें जो लग रहा था कि रेस्पिरेशन में बड़े सब्सटेंस टूट रहे, वो करेक्ट है, लेकिन इसके इंटरमीडिएट छोटे प्रोडक्ट बाहर निकल रहे। और प्रोटीन बड़े सब्सटेंस, फैट्स बड़े सब्सटेंस, जिब्रेलिक एसिड बड़े सब्सटेंस, ठीक है, प्रोटीन क्लोरोफिल बनाने में इन्वॉल्व हो रहे। तो आप एनाबोलिज्म भी कह सकते हैं, एकदम हो रहा है, एनाबोलिज्म तो चल रहा है। तो याद रखना है, यहाँ कैटाबोलिज्म तो ही रहे, साथ साथ एनाबोलिज्म प्रोसेस भी साथ साथ लीड करता है, ठीक है। और इसके अलावा एनसीईआरटी में आप देखिए पूरा बेटा एक पेज लिखा है, तो उसमें डरना नहीं है आपको, बस यही है, 2 मिनट लगा ना और एनसीईआरटी में एक पेज लिख दिया है, पता नहीं क्या लिखा है। फिर एनसीईआरटी कहता है देखो सर कैटाबोलिज्म कैसे हुआ, देखो सर कैटाबोलिज्म कैसे हो रहा है, तो एकदम सिंपल कहानी। ये तुमने लिया कार्बोहाइड्रेट, सिंपल समझना, ये तुमने खाया कार्बोहाइड्रेट, बोले ठीक है कार्बोहाइड्रेट खाया, रोटी खाया, चावल खाया, कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली टूटेगा ग्लूकोज में, और यही रेस्पिरेशन को लीड करेगा। बोले हाँ सर, आता है, ग्लूकोज में जाएगा, ठीक। अब ये ग्लूकोज से ये कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, लेकिन उस दौरान अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, ग्लाइकोलिसिस के दौरान बच्चे लोग कुछ ढाप और पीजीएल बनते थे, अगर आपको याद होगा तो। नहीं याद है क्योंकि एनसीईआरटी में बनाया है ना, इसलिए मैं बना रहा हूं, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी। एनसीईआरटी ने बनाया ये फिगर, इसलिए मैं बना रहा हूं, ढाप और पीजीएल करके। ठीक है सर, बाद में पीजीएल आगे बढ़ेगा और ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। बोले ठीक है सर, पायरुविक एसिड फिर क्या करेगा, अभी तो बताया, ये एसिटाइल को एंजाइम बनेगा, एसिटाइल को एंजाइम ए बनाएगा। बोले ठीक है सर, फिर क्या करना है, फिर क्रेब्स साइकिल होगा, क्रेब्स साइकिल होगा। एनसीईआरटी का यही फिगर बेटा एग्जैक्ट, मैंने एनसीईआरटी के फिगर को कॉपी कर दिया, मैंने एनसीईआरटी के फिगर को कॉपी कर दिया। तो ये कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म एनसीईआरटी ने सिखाया है, ये कार्बोहाइड्रेट के टूटने का तरीका है। सर हम क्या जिंदगी में केवल कार्बोहाइड्रेट ही खाएंगे? एकदम नहीं, एकदम नहीं। तुम जिंदगी में केवल कार्बोहाइड्रेट क्यों खाओगे भाई? सर हम फैट्स भी तो खाएंगे, एकदम खाओगे। सर अगर फैट्स खाएंगे तो देखो, फैट्स अगर तुमने खाया तो फैट्स पहले टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, एफ फैटी एसिड में, और ये टूटेगा ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में, ठीक। जो ग्लिसरॉल है वो बेटा यहां चला जाएगा ढाप में,
ठीक है, ग्लिसरॉल यहां जाएगा और ढाप से पीजीएल बन जाएगी, और जो फैटी एसिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। जो फैटी एसिड है वो टूट करके क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, एनसीईआरटी में नहीं दिया है बीटा ऑक्सीडेशन, लेकिन याद करके जो फैटी एसिड टूटता है तो एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। बोले ठीक है सर, यानी फैट्स भी खाएंगे तो एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, फिर क्रेब्स साइकिल चलेगा, फिर ईटीएस चलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व। सर अगर प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन का भी पढ़ लेते, ये प्रोटीन तुमने खाया तो पहले प्रोटीन टूटेगा और प्रोटीन टूट करके बनाएगा पहले एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड। बोले ठीक है सर, एमाइनो एसिड से अब हम लोग एमाइन ग्रुप NH2 निकाल लेंगे। एमाइनो एसिड में क्या है, एमाइन ग्रुप है, निकाल लीजिए। बोले सर अब क्या बनेगा, जब एमाइनो एसिड निकाल लीजिएगा तो वो बनेगा कीटो एसिड, और इस कीटो एसिड को आप ले जाइएगा पायरुविक एसिड में। कीटो एसिड किसमें चला जाएगा, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में, वहां से कहां, क्रेब्स साइकिल में। तो अब मुझे बताइए, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, ये तो मैंने अपने पास रखा है, तो ये एनसीईआरटी का फिगर ही मैंने 100% बच्चा बता दिया, क्योंकि नीट में 3 साल पहले इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है और एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ बच्चा, कार्बोहाइड्रेट खाओ, फैट्स खाओ या प्रोटीन खाओ, आपको बच्चा यहां से तो गुजरना ही पड़ेगा, आपको एसिटाइल कोएंजाइम में तो बनाना ही पड़ेगा। अब कुछ भी खाइए, आपको एसिटाइल कोएंजाइम के पास आना ही पड़ेगा। तो ये तीनों के लिए कॉमन जंक्शन पॉइंट हो गया। फैट्स खाइए, फैटी एसिड यहीं आएगा, प्रोटीन खाइए, पायरुविक एसिड बनेगा, फिर यहीं आएगा, कार्बोहाइड्रेट खाइए, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा ही बनेगा। तो तीनों को जोड़ने वाला कॉमन जंक्शन पॉइंट, इसे कह देंगे हम लोग कॉमन जंक्शन पॉइंट कौन है, तो आपका आंसर सिंपल सा होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। और देखिए फैट्स बड़े चीज थे, छोटे चीज में टूट गए, एसिटाइल कोएंजाइम बना, फिर क्रेब्स साइकिल से टूट जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से टूट गया, क्रेब्स साइकिल में जाएगा, लिंक रिएक्शन में जाएगा। प्रोटीन्स इतने बड़े सब्सटेंस होते हैं, बड़े, उसे पहले एमाइनो एसिड में तोड़ा, फिर कीटो एसिड, फिर वो गया पायरुविक एसिड, फिर लिंक रिएक्शन, पूरी तरह से टूट गया। तो देखिए ना, बड़े बड़े सब्सटेंस, फैट्स मैक्रोमोलिक्यूल से टूट गए, कार्बोहाइड्रेट बड़े सब्सटेंस टूट गए, प्रोटीन्स बड़े सब्सटेंस से टूट गए। तो बड़े सब्सटेंस का छोटे सब्सटेंस में टूटना, यही तो मैं कह रहा था कैटाबोलिज्म होता है। तो रेस्पिरेशन में मेनली क्या हो रहा है, कैटाबोलिज्म ही तो हो रहा है। तो चलो, किसे किसे यहां तक समझ में आ गया, फटाफट बताओ, फटाफट, बहुत ही आसान है। क्लियर है? तो अब मेरे उम्मीद से आप लोग जाकर के सारे लोग अब सारे क्वेश्चंस बना लीजिएगा, ठीक है। थोड़े से पार्ट बचे, 1-2 पॉइंट बचा है, लेकिन आज फ्राइडे, मुझे जाना है नमाज पढ़ने, तो मैं यहां पर क्लास को एंड करूंगा, ठीक है। तो कल हम लोग मिलेंगे, तो आपसे डाउट करेंगे, आप क्वेश्चंस बनाइए जो भी डाउट होगा, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं उसे बेटा कंप्लीट करा देंगे, और हम लोग कल एक क्विक रिवीजन कर लेंगे, इस चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लेंगे। लेकिन कल हम लोग डाउट करेंगे, तो आप लोग जो भी हैं डॉक्टर ली से जाके क्वेश्चंस बनाइए, या जो भी कोई तो बुक बनाते होगी, कोई तो बुक होगा, यही तो जाके एनसीईआरटी 3 बार पढ़ लीजिए, ठीक है सितेश। तो बेटा थोड़ा एक्टिव रहो, सिमरन एक्टिव रहो, कल्पना थोड़ा सा जवाब देती है, अनुभव अच्छा जवाब देता है, और ललितेश देती है, श्रीवत्स देता है, बाकी ये लोग एक्टिव नहीं है, तो बेटा थोड़ा एक्टिव रहो। और अगर कहीं पर लेक्चर में दिक्कत है तो तुम्हारे रिकॉर्डेड फॉर्म में तो है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे लेक्चर पढ़े, जाके क्रेब साइकिल देख लो, ईटीएस समझ में नहीं आया, ईटीएस वापस से देख लो, तो वापस से रिवाइज तो करो ना, तब तो तुम्हें 100% क्लियर होगा। चलो ठीक है, तो मेरे में से सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो बोलो। अनुभव, अनुभव को शायद समझ में आ रहा है, कल्पना, हाँ कल्पना तो आंसर कर, सिमरन आया समझ में या ऊपर से गया?
सितेश, ठीक है। तो जितना ज्यादा आंसर करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, उतना ज्यादा तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। चलो ठीक है, फिर तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो फिर बातें करते हैं।